एक बार फिर से स्वागत है और आज सबसे रोचक, सबसे उद्वेलित करने वाली और माइंड ब्लोइंग डिबेट हो रही कि एआई का रियल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारे फाइनेंसेस में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी नौकरी में, सब कुछ कैसे बदलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि डेटा सॉवरेंटी क्रिएट होने वाली है और ये उसके थ्रू मशीनें तय करेंगी कि हम और आप क्या करेंगे। अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मनीष जी ने कि एक व्यक्ति अपने आप को इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज कर लेगा कि सारे लोग उसी के पास जा रहे हैं। ये डेटा की वजह से ही होगा और इसी को मैं डेटा सॉवरेंटी कह रहा हूँ। फिर एक चीज़ मैंने कही थी कि आप का जो नॉलेज है वही आपकी यूनिकनेस है और अगर उसको मैं डिसेंट्रलाइज कर दूँ, उसको मैं कमोडिटाइज कर देता हूँ, तो आपकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि स्लीप अगर नेटफ्लिक्स के लिए कंपटीशन है तो फाइनेंशियल लिटरेसी फंड मैनेजर के लिए कंपटीशन है। अब मेरे को सब पता चल गया कि कहाँ पैसा लगाना है, किस एसेट क्लास में लगाना है, और मैं थोड़ा अगर फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो चैट जीपीटी 4 सब मुझे बता देंगे कि इस समय किस एसेट क्लास में लगाना है। इससे बात ये निकलती है जो अभी अनुराग ने कही इंपॉर्टेंट, कि वाइट कॉलर जॉब्स के लिए ज़्यादा चैलेंज है रादर की ब्राउन के लिए। तो अच्छा, इसमें डेटा भी है अपने सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों को मैंने आज डेटा खंगाला स्टाफ का सारे का, किसके कितने नौकरी हैं। अफसर्स की नौकरियां कम हुई हैं, बैलेंस शीट डबल, अफसर की नौकरी कम, क्लर्क की नौकरी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बैलेंस शीट बढ़ी है। ये आरबीआई का डेटा, कोई भी इसको चेक कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं, अपने टेकीज के पास चलते हैं। पहले राजन नवानी सर, क्या एक खतरा जो मुझे लगता है इसमें, उसमें मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कोडेड बायस, कि अगर जो मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट जिसके थ्रू आप इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे उसमें मैं बायस डाल दूं। अब मैं यूएस को उदाहरण देता हूं वरना मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगा। यूएस में मान लो ऐसा मैं एक डिवाइस बना दूं जिसके थ्रू आप करेंगे कि ब्लैक लोगों को या वाइट लोगों को जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा डाल दूं, फेस रिकग्निशन के बाद वो आपको डिनाई कर सकता है। आप अस्पताल गए और आप वाइट है, उसने डिनाई कर दिया आपको। इज इट पॉसिबल? नॉट वेरी क्लियर, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे, सॉरी। मैंने ये कहा कि जो कोडेड बायस हो सकता है इसके यूज केस में, जिसका मुझे डर है कि डेटा सॉवरेंटी हो जाएगी, कुछ लोग तय करेंगे कि ये दुनिया कैसे चलेगी, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। अंकुश, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? नो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जवाब दीजिए सर। इस पे मैं एक इंटरवेंशन करना भी चाह रहा था, बट पहले इसी पे करते हैं। देखिए, बायस तो आएगा, बायस जरूर आएगा, और मुझे ये यकीन है कि अगर हम चैट जीपीटी चाइना में सर्च करेंगे तो उसका आंसर इंडिया के चैट जीपीटी से मेल नहीं खाएगा, और इन सब का आंसर यूएस के चैट जीपीटी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। और कुछ हद तक मैं ये भी कह सकता हूं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट रहेगी तो आंसर कुछ और आ सकता है, डेमोक्रेट रहेगी तो आंसर सर्टनली कुछ डिफरेंट आएगा, राइट। तो बायसेस का रिस्क है नीरज जी, बिल्कुल है। और यहीं पर एथिकल क्वेश्चंस आते हैं नीरज के, हाउ न्यूट्रल कैन वी मेक इट, बट न्यूट्रल कौन डिसाइड करेगा नीरज? और वो तो फिर सब्जेक्ट ऑफ फ्री स्पीच है, where all the liberals are saying support free speech until something goes against them and they say नहीं ये जायज नहीं है। तो नीरज, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, एथिकल क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास नहीं है, बट ये जरूर कहना होगा आपके टू योर अर्लियर पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू इंटरवीन, व्हिच इज दैट कौन डर रहा है उससे। तो नीरज, दो आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही हैं। एक है गवर्नमेंट की। देखिए, गवर्नमेंट्स आर स्केयर्ड बिकॉज इट विल लूज मेक द जॉब्स लॉसेस गो अवे, बिकॉज पुरानी रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जॉब्स बढ़े, सर्विसेज जॉब बहुत क्रिएट हुए। अब इसके बाद रेवोल्यूशंस नहीं है, सर्विसेज रेवोल्यूशन में अगर सर्विसेज के जॉब्स डिसरप्ट हो जाते हैं, देन देयर इज नो फर्दर रेवेन्यू टू गो फॉर द पीपल हु आर बोर्न, राइट। तो इट्स अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, हाउ विल दे डू इट। दूसरा, इससे घबरा रहा है गूगल, तो वो तो ऑब्वियस है। तो जब ऐसी कंपनीज कहने लगे कि देखिए गो स्लो ऑन एआई, तो अंडरस्टैंड दैट दे आर गेटिंग डिसरप्टेड, दे आर सीरियसली वरीड। तीसरा सवाल नीरज ने आपने कहा किनको खतरा नहीं है। नीरज जी, आपको बिल्कुल खतरा नहीं है ये बिकॉज ये तो वो बात होगी कि फिल्मों में हमने अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर दिया एआई से। आई डोंट थिंक उन फिल्मों को कोई देखेगा। और ये बात मेरे को घर में भी कई बार सुनने को मिलती है कि तुम कई बार करते क्या हो पूरे दिन, और मेरा जवाब होता है नीरज कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं।
ओके, ये बहुत अच्छा जवाब, जो कुछ नहीं करते हो कमाल करते हैं। सर आप भी कमाल कर रहे हैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो अनुराग कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि इसमें ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके जिक्र आप लोग भी कर रहे हैं कि इसमें बायस क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे शायद रेगुलेशन की ज़रूरत पड़े हमें। नौकरियाँ जाएंगी, फाइनेंस वर्ल्ड में नौकरियाँ जाएंगी, जो सिंपल रिसर्च लोग कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, वो कुछ नहीं, क्योंकि वो, मैं ये नहीं कर रहा कि वो इनकॉम्पिटेंट लोग या कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको कोई भी गलत ना समझे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है कि आपके लिए वो शायद रिडेंडेंट हो जाए वो, लेकिन उसमें ये बायसेस हो सकते हैं, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे एथिकल से ज़्यादा ये क्वेश्चन होगा कि आप कोई डिवाइस को कैसे रेगुलेट करते हैं, और वो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया, वो कोडेड डिवाइस वाली बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आप सभी लोगों को रिकमेंडेड, आप देखिएगा उसको कि कैसे उसको बना दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी भी बायस्ड हो सकती है। लोग कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, नहीं, टेक्नोलॉजी बायस्ड हो सकती है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बट नीरज जी, किस चीज़ में बायस नहीं है? मैं आपको पसंद करता हूँ, मेरा बायस है, कोई और किसी और को पसंद कर सकता है। जब आपके टीवी पे लक्स को बोला जाता है कि फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, तो वो सच नहीं है। वो मतलब फिल्म स्टार्स नहीं यूज करते उसको। मार्केट अपना न्यूट्रल है सर। नहीं, बट फिल्म स्टार्स लक्स को यूज नहीं करते, लेकिन वहाँ वो आपको दिमाग को हैक करके और वहाँ बायस बिल्ड कर रहा है कि बिकॉज दीपिका पादुकोण यूज करती है तो आप भी यूज करें। तो वो बायस हर एरिया में, हर प्रोडक्ट, हर कंपनी, हर रिलीजन, हर पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करती है। तो LLMs में और AIs में भी बायस रहेंगे, लेकिन ये है कि उस पर बहुत सारी अब लेयर्स जो है, अब जैसे ChatGPT ने 4 में किया है, सिमिलरली दूसरे जो टेक फर्म्स हैं वो भी यूज़ करते हैं ChatGPT। मैं बहुत एक्सटेंसिवली, दिन भर यूज़ करता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं CIO था एक म्यूचुअल फंड का, आज के डेट 1.25 साल पहले तक, और 15-16 साल तक मैंने वहाँ काम किया। तो मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बताता हूँ, अगर आपके समय दे तो। हाँ, बिल्कुल, बोल। कि हम लोग ना 10-12 एनालिस्ट जो के साथ में बैठते थे, और कुछ कंपनी का डेटा प्रेजेंट किया जाता था या कोई मैक्रो डेटा प्रेजेंट किया जाता था। तो अब क्या है कि जब फंड मैनेजर और CIO बैठा है, वो बोलता है नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, इसको ऐसे नहीं, चलो 3 ईयर कैगर निकाल के देखिए क्योंकि बीच में कोविड आ गया है, या 5 ईयर कैगर निकाल के देखिए क्योंकि शायद मोदी इफेक्ट कुछ होगा। तो ये सब इंटरवेंशन करके मोटा मोटी एक ना इन्फर करते थे कि हुआ क्या एग्जैक्टली कंपनी में या मैक्रो में। अब मैं बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक आम एनालिस्ट का काम जो है वो सारे डेटा को एग्रीगेट करके वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करना था। अब मैंने जैसे बताया कि मेरा एक अच्छा छोटा सा इंटर्न है, वो ChatGPT है ना। मैं उसको सुबह से शाम तक, आज मैंने सुबह बता रहा हूँ, मैं सुबह उससे पूछा कि भाई, क्योंकि मैं एक चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि भाई कैपिटल गेन जब चेंज होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में होगा, तो उससे अलग अलग देशों में जब कैपिटल गेन चेंज हुआ है, वो उससे मार्केट पे क्या फ़र्क हुआ है, ये मेरी आस्क है। तो मैंने पूछा कि भाई फ्रांस में, जर्मनी में, US में कब कैपिटल गेन चेंज हुए हैं, तो उसको टेबुलेट कर दिया ChatGPT ने। फिर उसको मैंने पूछा कि बस वहाँ से -1 ईयर और +1 ईयर के अंदर टोटल रिटर्न S&P 500 का या अलग मार्केट्स का क्या था, तो उन दोनों को टेबुलेट करके मैंने उससे पूछा कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसने एक बेसिक वर्क किया और उसने मुझे बताया कि है या नहीं है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो 7 दिन का काम था, वो 15 मिनट के अंदर मैंने इसको इन्फर कर दिया कि भाई कैपिटल गेन इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। तो ये काम जो है वो मैंने आपको छोटा सा सीन दिया कि जब मैं 10 एनालिस्ट के साथ में बैठता था और मैं क्वेश्चन करता था, और जो एनालिस्ट इतनी मेहनत करके डेटा कैप्चर करके और फिर एक्सेल के ऊपर नीचे करके ठंडा गर्म करके बताता था, वो ये बच्चा मेरा अच्छे से कर रहा है। 15 मिनट में कर दिया। दिस इज माय क्वेश्चन। ये इस शो करने का मतलब ही यही है कि लाइफ आपकी कितनी आसान हो रही है। आसान, जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, दरअसल वो आगे जाके बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं 10 लोगों का काम, और 15 मिनट में। आप ये सोचिए ना, जो एक्सेल सीट में जब हम लोग काम करते हैं, घंटों लगते हैं उसमें, ये वाला एंगल डालो, वो वाला एंगल डालो, पता नहीं क्या क्या, उतना डेटा भी नहीं है अपने पास। बट आप ऐसा सोच के देखिए कि क्या हिंदुस्तान में इतने सारे एनालिस्ट की जरूरत है, और अगर नहीं है, और इतना हमारा फाइनेंस, देखिए आप निफ्टी के अंदर फाइनेंस 35% है, होना चाहिए क्या, 6% था 2000 में, अब 35% क्यों है? तो फाइनेंस का तो इंटरमीडिएशन का, ब्रोकिंग का काम है ना, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। करेक्ट। वो 35% ऑफ द मार्केट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। तो कुछ और रिप्रेजेंट करना चाहिए, शायद मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, कहीं हमारे यहाँ एनवीडिया होना चाहिए। तो मेरा बच्चा
जो खुद आईआईटी कर रहा है वो एक एल्गोरिथमिक फर्म के अंदर जाने की बजाय मैं उसको चाहता हूं कि भाई वो किसी कोई जाके कुछ फैब्रिकेट करे कोई चीज को, वो तभी करेगा जब मेरे जैसे लोग उसको हायर करने को तैयार नहीं होंगे ना। आप समझे मेरी बात? तो इसके लिए देश और दुनिया जो है इन सब की वजह से जो अननेसेसरीली जॉब्स हैं वो खत्म होने चाहिए। नहीं होंगे भी, और वो देखिए इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है कि इस शो को देख के लोग ये समझे कि नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि साहब ये तो, देखिए अगर आपका काम बहुत यूनिक नहीं है सर, बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप रिडंडेंट होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, होना तय है आपको। इसीलिए तो मैं इस चर्चा को कर रहा हूं, और इसका सबसे ज़्यादा डेंजर मुझे फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ डेटा क्रंचिंग है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मैं किसी से जाके पूछता हूं कि अच्छा बताइए कि कौन सा एसेट क्लास सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है पिछले मुझे ये वाली ये शो करना है और मुझे ये डेटा निकालना है कि गोल्ड का पिछले 20 साल का रिटर्न इन कंपैरिजन टू यूएस इक्विटी कितना है। किसी बंदे को लगाऊंगा तो 1.5-2 घंटा बेचारा मेहनत करेगा, निकालेगा, ये तो 2 मिनट में निकल जाएगा। तो फिर वो बेचारे को मैं क्यों रखूंगा ना, ऐसे 6 लोग क्यों होंगे किसी फर्म में। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इसमें थोड़ा सा कैच ये अनुराग जी आपसे सवाल है कि जब उसमें वो मशीन हमारी तरह सोचने भी लगे, कैच यहां पे आ गया। वैसे तो वो कंप्यूटर पे कर लेगा, वो हमारी तरह सोचने भी लगा है, क्योंकि अब जो चैट जीपीटी या जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस डाला जा रहा है, अभी तक तो मशीन थी, अब वो मशीन अपने आप सोचेगी भी। प्रॉब्लम यहां पे अनुराग, आप भी यूज करते हैं क्या चैट जीपीटी 4 या कोई और भी जो भी टूल्स अवेलेबल है? नहीं तो सोचने का तो देखिए डाला जाएगा, बट अब जैसे मनीष जी ने एग्जांपल दिया ना कि वो यहां पर नहीं सोचेगा, वो यहां पर आपको दे देगा। देखिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि कैपिटल गेन्स नहीं है, कि कैपिटल गेन्स चेंज होते हैं तो रिटर्न्स में फर्क नहीं पड़ता है +-2 ईयर्स में। बट वो ये नहीं बताएगा कि देखिए ये रिटर्न्स इसलिए नहीं फर्क पड़ा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे और उसने रेट्स को बम्प अप कर दिया, तो मार्केट में रिटर्न्स समझ नहीं आए, या फिर फंड फ्लोज बढ़ गए और लिक्विडिटी आ गई तो स्टॉक प्राइसेस जंप हो गए, राइट। तो इस तरह के एनालिसिस नीरज जो है वो तो फिर हर इंसान नहीं कर रहा है नीरज, और ये फिर वाकई में एक तरह का रिस्क जरूर है, और इसको सोशल रिस्क भी कह रहे हैं, और इसको पॉलिटिशियंस को ज्यादा सीरियसली भी ले रहे हैं, क्योंकि अगर अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो ग्रो ही कर रही है नीरज, एंड लुक अभी हम हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट कर रहे थे कि कितने सारे लोग जॉब्स लेने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स सब जगह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेबर की जरूरत है। और सडनली देखिए एक और चर्चा में मनीष जी कह रहे थे कि ये यूएस वगैरह किस किस्म से आगे निकल रहे हैं। इन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम ही लेबर है, क्योंकि लेबर को हेल्थ केयर देना पड़ता है। मनीष जी का इंटर्न तो हेल्थ केयर नहीं मांगेगा, ना वो छुट्टी मांगेगा, डिसिप्लिन इंटर्न है। तो किस तरह से वो अगर रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो वेयर विल पीपल गो अल्टीमेटली नीरज। सो अल्टीमेटली ये चैलेंज बहुत बड़ा है। ये सवाल का जवाब एक्चुअली हमारे पास भी नहीं, और हमको बहुत चिंता भी है, सोचना भी चाहिए कि होगा क्या। जैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कैपेक्स इंडिया में अनाउंस्ड है, और हो भी रहा है, नौकरियां लेकिन नहीं आ रही हैं क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है ना। बेसिक चीज यहाँ पे खड़ी हो रही है जो आगे और ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगी। अच्छा, मेरे साथ 2 टेकीज हैं भाई, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, वापस अभी जुड़ गए। अंकुश जी, अंकुश सबरवाल सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए मुझे, क्या फील किया आपने, क्या थ्रेट लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है आपको एआई में? सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे, सॉरी। ये जो पूरी एआई के डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जो एलएलएम्स के चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अंकुश जी की, मान लीजिए मैं आपको बहुत यंग मानता हूँ कि आपकी उम्र अभी 25 साल है सिर्फ, और अंकुश जी का पिछले 25 साल की हर चीज़ का डेटा मैं एक जगह इकट्ठा कर दूं, तो क्या मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अंकुश जी परसों क्या करेंगे? देखो, कुछ पैटर्न बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, अब चैट जीपीटी का अगर कॉम्पिटिटर बनाना है या उससे अच्छी चीज बनानी है, तो वो तो शायद एग्जिस्टिंग एआई सिस्टम नहीं बना पाएंगे, राइट। तो आप इंडिया में आप सुनोगे कि जनरेटिव एआई एक लॉन्च होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जितना मर्जी डेटा हो, अगर मुझे अपनी एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी बिसाइड्स दैट इंफॉर्मेशन। तो अभी जो एआई सिस्टम है आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, उस इंफॉर्मेशन से क्या बनाना है। अगर कोई नई चीज बनानी है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पैटर्न से लेके वो टोटल 100x
बोलेगा कि इस पैटर्न से मुझे लगता है आप ये चीज बनाओ, राइट? जो कुछ चीजें बनी हुई है उसको कॉम्बिनेशन के साथ एक चीज बना देगा। और मैं फिर से एक बेसिक में आना चाहता हूँ। देखो, अगर हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, मुझे एक नॉर्मल लाइफ के लिए मुझे अगर जीना है, वहां पे तो किसी को तो खाना बनाना है, किसी को डिलीवर करना है ना, उसमें एआई कहाँ यूज हो रहा है? मुझे लगता है वो काफी अच्छा अनुज जी ने वो जो बोला था कि व्हाइट कॉलर जॉब, मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा है। हाँ, व्हाइट कॉलर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस में हम सोच रहे थे कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी कैन चेंज द वर्ल्ड बिकॉज वी नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली गो अवे। है ना, कि आपको इंटेलिजेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन तो है, नॉलेज है, उसको कहाँ यूज करोगे, व्हाट्स द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, है ना? आप चैट जीपीटी को बोलो कि हाँ कुछ एक कंटेंट लिख के दे, एंड आप किसी भी इंटेलिजेंट बंदे को बोलो कि यार ये कंटेंट देखो, ही विल कम टू नो कि तुमने नहीं लिखा, बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज नॉट कमिंग हियर, राइट? वो ही बता रहा है जो ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है। तुम्हारी एक नया इन्फ्लुएंस क्या है, नई क्रिएशन क्या है? अंकुश सर, ये जो एलएलएम है ना, इसको थोड़ा और डिकोड करने की जरूरत है। 26 लेटर है अंग्रेजी में, उससे डिक्शनरी लिखी हुई है पूरी, है ना? उसी से लिखी है ना सर? पूरी दुनिया का जो भी जिस भी लैंग्वेज में नॉलेज है, डायलेक्ट में या जिसमें है, उससे इतर आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए ना। नथिंग। यही तो डेटा में कन्वर्ट होता है सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लाउड में रहते हैं। क्लाउड तो हमको अभी पता चला है, वो 5000 साल से क्लाउड है। इसलिए यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जब सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, अभी तक इसलिए हमारी एग्जिस्टेंस पे कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती है, मुझे फ्रेंच नहीं आती है, वो छोड़ो मुझे मराठी नहीं आती ठीक से, ठीक है, अभी समझ लेता हूँ, खाली मैं बोल नहीं पाता हूँ। आप बहुत अच्छी कन्नड़ नहीं बोल पाते होंगे, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन। अभी जब मैं इसको कोलेट कर दूंगा, एक कोई ऐसा इंटरप्रेटर मेरे दिमाग में बैठ गया है जो सब कुछ कोलेट करता है 1 सेकंड के अंदर, तो किस बात की डिस्टिंक्शन आपकी रह जाएगी? एक बात बताऊं, हाँ बताइए ना सर। कि 20 सालों में जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ है, इतना डेटा है, और इन 20 सालों में जितने फंड मैनेजर ने अंडर परफॉर्म किया है एज ए परसेंटेज, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन और डेटा का परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है, लैंग्वेज कोड है। कॉग्निशन अलग चीज है, समझ जो है वो नीरज की है, आवाज जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मराठी और कन्नड़ का जो डेटा है वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। हाँ। इसलिए वो एलएलएम से यहाँ पे आता है। एलएलएम को और डीप में आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा एलएलएम लैंग्वेज जब कहता है तो लैंग्वेज मतलब नहीं कि मराठी में कुछ चलने लगेगा, जो डीप मराठी में डेटा अवेलेबल है करेक्ट। वो ये कन्वर्ट करके यहाँ लेता है। अच्छा, समय एकदम कम हो रहा है। राजन नवानी सर, फाइनल कमेंट आपका सर, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं, आप एक बहुत ही एफिशिएंट सवाल आपने पूछा है, कि ऑफ कोर्स करना चाहिए। आई थिंक इट इज डेफिनेटली समथिंग जो आज हो ही रहा है, अगर आप और हम चाहें या नहीं चाहें। पर आपकी जो पॉइंट थी वो बहुत आइडियल वर्ल्ड में आप बोल रहे हैं, जो परफेक्ट वर्ल्ड, फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड में सबका डेटा सबके साथ होगा और उसके बेसिस पे सब डिसीजन होंगे। पर जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ना, और ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर हम बिलीव करें कि दिस इज बीन ओवर मेनी लाइफ टाइम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर इंट्रिग दैट इज देयर। आप और हम सबका फंक्शन एक ही जैसा होता है, पर हम दिखते अलग हैं, हम बोलते अलग हैं, बहुत से सटल डिफरेंसेस हैं। और आई थिंक ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि ऑटोमेटिकली जो एआई से जो कॉमनैलिटी होगी, उससे बढ़कर ह्यूमन जाके उसका एवोल्यूशन होगा। वो भी फेथ हमको होना चाहिए, वो इसको डिस्क्रिमिनेट करेगा। शॉर्ट टर्म में जो इशू है जी सर, वो डेफिनेटली one has to address it correctly. We have to be able to see how we can create the right ecosystems where all stakeholders come together to analyze the impact. Right, but over a long term, मेरे हर टेक्नोलॉजी जनरेशनल शिफ्ट में जब भी हुआ है, नए जॉब्स नए तरीके से, मतलब एक एवोल्यूशन की थ्योरी आएगी, हमेशा हुआ है। करेक्ट राजन सर, के साथ मैं इस जर्नी में आगे बढ़ना, एक एवोल्यूशन की थ्योरी आएगी। मुझे शो खत्म करना है, मैं सिर्फ एक बात बताते हुए खत्म कर रहा हूं। एक फिल्म आई थी जीरो डार्क 30, वो फिल्म सिर्फ इस बात पे बनी थी कि जिस दिन उसने पहली बार डेटा यूज किया ह्यूमन कुरियर से, वो डेटा में गया, वो उसका काउंटडाउन शुरू हो गया था। अब अगर इस बात को आप डिकोड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं और इस शो का क्या
मतलब है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सर, एक बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। उम्मीद करता हूँ लोगों को ये बात समझ में आएगी। डराने का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल एनालाइज करने का उद्देश्य था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूँ नीरज और आज एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ, हमारी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और शायद हम अपनी सोचने की, समझने की और काम करने की इच्छाओं को भी भूल सकते हैं। इतना बड़ा ये विषय है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट शायद इतना बड़ा है कि जो हाइड्रोजन बम कभी नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आज बात करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसका कितना रियल इम्पैक्ट है और इससे दुनिया कैसे बदलेगी, हमारे आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो काम करते हैं या जो हम करना चाहते हैं उसके बीच का जो फ़र्क है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर रहा है। और बहुत सारी दुनिया में जो बदलाव इस वक्त आप देख रहे हैं उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण एआई है। एआई के नाम से बहुत प्रचलित है और ये हमारी आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, आज इसी को समझेंगे। और ख़ास तौर पे नौकरियों और तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बावजूद मैं ये बिजनेस एंगल में ले जाऊंगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड को ये सबसे ज़्यादा बदलेगा, सबसे ज़्यादा चेंज करेगा, क्योंकि ये डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी है और फाइनेंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं पहले कि ये एआई भला क्या है, क्या चीज़ है एआई, कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एआई क्या है। देखिए, एआई बेसिकली एक ऐसी लर्निंग, एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारी मशीन है, हमारे कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा डालते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको हम अपनी मशीन को सिखा देते हैं। अपनी मशीन को डेटा के जरिए हम ये लर्न करा देते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी देर बाद हम क्या करेंगे। और वो हमारे ह्यूमन बायसेस को, जो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश पॉइंट है हमारे और मशीन के बीच में, कि हम अपना रीज़न अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उस रीज़न को मैं डेटा में कन्वर्ट कर दूं और उसके बाद मैं उसको फीड करूं, तो फिर हमारे बायसेस भी इसमें से चले जाते हैं। और एक तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दुनिया में आप सोचिए कि इस ग्राफिक को यहाँ पे रखिए, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम और आप जो इंसान है, किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। उस लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, कंटूर्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जेस्चर्स होते हैं, और उसको हम वर्ड के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। उस वर्ड को पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद जो डेटा जनरेट होता है वो बिलियंस ऑफ कंटूर्स उसमें एडमिट किए जाते हैं। उसको मिला के जो डेटा बनता है उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, जो LLMs है, जो इस एआई की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उसमें अप्लाई कर दिया जाता है, उस मशीन में, उस डेटा में डाल दिया जाता है, तो जनरेटिव एआई बनती है। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई के ज़रिए हम कंप्यूटर को सोचना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर को इमेजिन करना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर को डिज़ाइन करना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर में इमेज बनाना सिखा सकते हैं, हम उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं जो हम और आप करते हैं। इसलिए LLM के ज़रिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है। अगर मैं ये कहूँ कि कल क्या होगा, ये कैसे हम जान सकते हैं? तो अगर हमारे पास दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशंस हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि कल मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, और वही काम LLMs करते हैं। इसलिए एआई की जो सबसे बड़ी ताकत है वो LLM है। अब एआई से इतना डर क्यों है? देखिए, आपने खबरें पढ़ी होंगी कि पूरी दुनिया में जो लोग एआई बना रहे हैं, जो इसके इन्वेंटर्स हैं, चाहे वो ओपन एआई के CEO खुद क्यों ना हो, इलान मस्क जो ओपन एआई के पहले फाउंडर थे, बाद में वो उससे एग्जिट ले गए, दुनिया भर के लोगों ने, 2,500 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी कि मैंने जो बनाया मुझे उसी से डर लग रहा है। तो एआई के खतरे भी क्या है? क्या वो हमारे लिए, सिविलाइजेशन के लिए, इंसानियत के लिए एक चैलेंज बनेगा? ये है, एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन के लिए खतरा है। इस बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसको आगे हम लोग डिटेल में जब डिस्कशन में लाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि एआई से क्यों खतरा है। क्या ऐसा हो सकता है, कभी संभव भी हो सकता है कि बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आपके इलेक्शंस को मैन्यूवर कर दिया गया, या जो आप सोच रहे हैं उसको मैन्यूवर कर दिया गया। आपने एक फिल्म या एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखी होगी, कोडेड बायस। अगर मैं आपके पूरे डेटा के बायस को कोड कर दूं तो जो नतीजा निकलेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। इसलिए उसका एक बड़ा खतरा भी है। अगर अच्छा है तो खतरा भी है। तो इसलिए एआई के खतरे को भी समझ सकते हो। और पूरी दुनिया जब सेंट्रलाइज हो जाएगी, एक ही तरह करने लगेगी, तो वो सिविलाइजेशन के लिए एक बड़ा खतरा होगा।
तीसरा एक बड़ा पॉइंट आता है कि एआई और चैट जीपीटी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एआई का एक एप्लीकेशन है, बड़ा टूल है। इसके एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4 भी आ चुके हैं। गूगल अपना अलग से लॉन्च कर रहा है, लॉन्च कर भी दिया उसने, एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी इसलिए चूंकि बहुत पॉपुलर है तो समझ के लिए मैं कर रहा हूँ, इसका इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। अगला ग्राफिक दिखाइए, चैट जीपीटी और निवेश। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि चैट जीपीटी में जाइए और उसमें डालिए तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, आपके लिए कविता लिख देगा, ब्लॉग लिख देगा, एजुकेशन के लिए काम कर देगा। क्या वो ये भी बता सकता है कि हम क्या निवेश करें? शायद बता सकता है, क्योंकि जब चैट जीपीटी 4 हम लेके आएंगे जिसमें हमने LLMs का इस्तेमाल किया और उसमें ह्यूमन बायस को हटाया, तो शायद वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी तैयार है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और समझिए, आपको वो एसेट सिलेक्शन की बात आती है कि कैसे हम करेंगे, तो इसको भी ग्राफिक के जरिए समझने करते हैं। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अभी हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एसेट को एनालाइज करते हैं, उनकी पीछे की 20 साल की हिस्ट्री लेते हैं, उसको डेटा में डालते हैं, फिर एवरेजेस निकालते हैं, फिर उसमें और टूल लगाते हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है। ये सब एक क्लिक में चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है। एक क्लिक में एआई के जरिए ये हो सकता है। तो इससे बहुत सारे लोग जो मैन आवर में काम करते हैं उनके लिए 1 क्लिक का ये काम होगा। इस पर एक बहुत विस्तृत रिसर्च की है, एक यूनिवर्सिटी है ताइवान की जिसने इस पे काम किया है और उसने ये प्रूव किया अपने रिसर्च के जरिए, अपने सर्वे के जरिए, कि बहुत बड़ी तादाद में अगर आप इसके ज़रिए काम करते हैं, चैट जीपीटी के एडवांस वर्जन या एआई के किसी दूसरे टूल के एडवांस वर्जन के ज़रिए, तो आप एक फंड मैनेजर से ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं जिसमें रिस्क बहुत मिनिमम होगा, ह्यूमन एरर की गुंजाइश बहुत कम होगी। तो आज इसी को समझेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है हमारे लिए। कितनी बड़ी तादाद में इससे नौकरियां जाने वाली हैं, ये सच है, और उससे हम कैसे निपटें। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं ये सब जानने की कोशिश करूंगा कि इसके ज़रिए क्या हो सकता है और कहां कहां सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किल आने वाली है एआई से। तो आज इसी को समझेंगे। हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मनीष डांगे जी हैं जो मैक्रोमोज़ेक नाम की कंपनी के, मैं इनकी कंपनी को पहले किसी दूसरे नाम जानता था, लेकिन आज उन्होंने सही किया कि मैक्रोमोज़ेक, और ये फाउंडर है इसके, इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, डेटा बहुत पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा आपसे टफ सवाल भी होंगे। दूसरा हमारे साथ अनुराग सिंह जुड़े हैं अमेरिका से, एनसेट कैपिटल के फाउंडर हैं और बहुत सारा डेटा पढ़ते लिखते रहते हैं। आज इनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम होने वाला है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। दो हमारे साथ थे टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, राज नवानी जी जेट सिंथेसिस के CEO और फाउंडर हैं, साथ ही अंकुश सभरवाल जी कोरोवर के CEO और फाउंडर हैं। और ये दोनों लोग हमें समझाएंगे कि जो कुछ हम लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना डरना चाहिए, कितना नहीं डरना चाहिए। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और इस चर्चा के जरिए मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच का सामना ज़रूर कराना चाहता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। तो राज नवानी जी, आपसे शुरू करें। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो ये AI है जिसके लिए कहा जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स कहता है कि कम से कम 30 करोड़ नौकरियाँ आने वाले एक डिकेड में चली जाएंगी, 2/3 लोगों का कामकाज करने का तरीका बदलेगा या उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। IBM तो कह रहा है कि मैं 7800 लोगों की नौकरी खत्म करूंगा क्योंकि AI के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए हमको उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना बड़ा चैलेंज है सर ये? तो थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। ये जो AI का जो अभी जॉब्स की जो आप बात कर रहे हैं कि आई थिंक AI के कारण बहुत जो अब तक जो AI की जो चर्चा होती थी, ये 40-50 सालों से हो रही है। there has always been intelligence in data, but अभी जो डेटा की जो अवेलेबिलिटी हो गई है सब तरह से काफी बढ़ गई है। और आई थिंक उसके कारण हम अब देख रहे हैं कि काफी सारे जॉब्स, काफी सारे चीजें जो पहले टास्क ओरिएंटेड होती थी, अभी पूरी ऑटोमेटेड हो रही है। और उसके साथ जो आगे से जो चेंज हुआ है कि ये सब अभी जेनरेटिव AI हो गए। तो पहले तो डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्रिडिक्ट होती थी, अभी वो डिसीजन मेकिंग भी खुद हो रही है। अभी उसके कारण क्या हो रहा है कि काफी जॉब्स जो टास्क ओरिएंटेड और ऑटोमेटेड रहते थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और मशीन इज जस्ट बिकमिंग स्मार्टर एज इट गेट्स मोर डेटा। उसके कारण देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन दी क्वालिटी ऑफ द आउटपुट जो अभी हमको दिखाई दे रही है।
तो उसके कारण काफी जॉब्स अभी डिसरप्ट होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं, और काफी कंपनीज उसके कारण उसको आगे बढ़ाते जा रही है। पर उसमें एक ऑप्टिमिज्म यही है कि उसके कारण अभी बहुत से नए जॉब्स भी आ गए हैं, और उसके कारण आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस दैट वी विल सी इन द वर्ल्ड दैट विल हैपन व्हेनेवर देयर इज अ जनरेशनल चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी तो थिंग्स लाइक एआई एक्सपर्ट्स, एआई ethics officers, AI consultants, there is a large role for prompt engineers। आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे कि कौन सा सवाल सही होना चाहिए, वो पूछ के मशीन को ट्रेन हो सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए हमको रीस्किलिंग लोगों की काफी करनी पड़ेगी, और इसके कारण आई थिंक जो समय लगेगा उसमें अपॉर्चुनिटी भी काफी हो रही है। बट ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हर टेक्नोलॉजी जनरेशनल शिफ्ट में ये चीजें होती है, बट ओवरऑल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एट अ लार्जर स्केल, एंड एज द मॉडल्स बिकम बेटर एंड द सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स जो निकल जाएंगे, बट उसके कारण जो नए जॉब्स पैदा होंगे उसकी तरफ हमको फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अंकुश, राज जी बहुत होपफुल है। मैं अगेन इस क्वेश्चन को दोबारा लाना चाहता हूँ। देखिए, एक इंसान क्या है, मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है। मेरे पास एक लैंग्वेज जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं जो मेरे दिमाग में फीड हैं। मैं तो सिर्फ यही हूँ। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एक मशीन को एक डेटा के कन्वर्जन में, तो मेरी क्या ज़रूरत है फिर? हम कितने भी होपफुल हो जाएं, मेरी ज़रूरत क्या है? या किसी और की, मेरे जैसे 4 लोग हैं, वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत ही स्टीरियोटाइप रन ऑफ द मिल का काम है। अगर उन चारों को एसिमुलेट कर दें और उसको एक डेटा में कन्वर्ट कर दें, तो फिर एक बिगर चैलेंज खड़ा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जॉब प्रोफेशंस के लिए, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे लॉयर हो, वो डेटा साइंटिस्ट हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड के हो। ये डेंजर दिख रहा है यहाँ पे। इसलिए मुझे थोड़ा सा चिंता ये हो रही है कि मैं इसको बहुत सोच नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होना। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कल क्या होगा। इसको लोग बहुत कंपेयर कर देते कि यार जब कंप्यूटर आया था तब भी सब लोग ऐसे कह रहे थे कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन देखो उससे ज़्यादा जॉब क्रिएशंस हुई। लेकिन कंप्यूटर के उस एरा से और इस एरा के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है सर। अंकुश जी। राइट, थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने काफी फिलोसफिकल चीज बोली और फैक्ट भी है, और मतलब हम हैं क्या, राइट, कि लैंग्वेज को अगर निकाल दिया जाए तो हम है क्या। और अगर मैं थोड़ा और सोचूं, और हमने समझ क्या लिया था अपने आप को, राइट। तो इफ यू सी फ्रॉम द 30,000, मुझे नहीं लगता हमारे में और एक एंट में इतना कोई डिफरेंस है। मुझे नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग सोचते थे कि हम थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, हमें ज्यादा कुछ आता है, तो हम शायद इसलिए डर रहे हैं कि जो हमें आता है वो अब तो किसी और को भी आएगा, तो इट्स नॉट ए बिग डील। हमने शायद अपने आप को कुछ पढ़ के ज्यादा ही समझ लिया था, राइट। ये थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। लेकिन अब देखो कि आई थिंक अगर मैं एक एनालॉजी बोलूं, अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में किसी को हायर कर रहे हैं, अगर वो हमसे स्मार्ट निकलता है, राइट, हमारा सबॉर्डिनेट हमसे स्मार्ट होता है, तो वहां पे भी हलचल हो जाती है, राइट। वी आर नॉट मैच्योर इनफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू हैंडल दैट सिचुएशन। आई थिंक कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अभी कुछ हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, डेफिनेटली हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कैलकुलेटर आया था या एक मशीन एज आई थी या कंप्यूटर आया था, इट्स डेफिनेटली ए डिस्ट्रप्शन। तो मुझे लगता है हम अगर जितना फोकस हम ये करें कि इसमें हम कैसे इसको लेवरेज करें, कैसे हम जो अब किसी भी फील्ड में है उसमें हम एआई कैसे यूज करें। अगर हम एआई में हैं फिर तो देन स्काई इज द लिमिट, राइट, यू आर द क्रिएटर। अगर आप एआई में नहीं है, एनी फील्ड, इफ यू आर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सी हाउ वी कैन यूज इट। हम ऐसा नहीं अब सोच सकते कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग डर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर शोइंग डिस्प्लेजर अबाउट इट, देयर कैन बी हिडन मोटिव्स, राइट। आप देख लो क्या क्या कौन से लोग are saying that, and the people who are saying we should not do research in AI to see whether they have invested in AI companies again or not, right? तो मुझे जो लग रहा है कि हम ये देखें कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं AI की। नहीं अंकुश जी, पहले तो ये मुझे ये थोड़ा समझाइए कि ये जो दुनिया के जो सबसे बड़े लोग थे, बड़े इन द सेंस कि जिन्होंने इस
एआई को क्रिएट किया, जनरेट किया, वो 2-2,500 लोगों ने चिट्ठी लिखी और वो खुद वो मान रहे हैं कि मैंने पता नहीं क्या बना दिया इससे। वो क्यों डर रहे हैं? वो लोग क्यों डर रहे हैं? उन्होंने तो बनाया है इसको, उनका डर क्या है? See, I'll sound very arrogant, so I think let me still say that. So see few people. अगर मैं अपने से स्मार्ट किसी को हायर करता हूँ, who can handle that, right? So I think 60 years old guy, 70 years old is lot of wisdom, right? Lot of wisdom, no doubt. But is he or she dynamic enough to accept the young people are probably smarter, right? Another set of people, right? I'm coming up with my own AI company. It will take 6 months and 1 year to develop that, and I'm taking respite and kind of moratorium for others to do research. वो प्रैक्टिकल है क्या? हम कैसे रोक सकते हैं? हम ये क्यों नहीं सोच रहे? Let's build a safety net. जो हो गया है हम कुछ और अच्छा करें, and parallelly we build a safety net, right? Safety net में अगर 3-4 factors हैं which I am thinking and kind of very vocal about. 4 चीजें अगर हम किसी भी AI सिस्टम में लाने की कोशिश करें कि स्कोर दें, so that the user should be aware क्या यूज कर रहे हैं. अभी भी आप किसी नाइफ ले लो, right? Knife can be used for your favor and against as well. Same is the case with this. अगर हम कोई भी AI system बना रहे हैं, you see what is the purpose of that system, right? That is one factor. The second factor is inclusivity. Inclusivity, are we taking the whole community, gender biases हैं या नहीं, religion biases, community biases. Third is the responsible use of data. Data तो ले लिया, how we are using, are we transferring it, the complete disclaimers are there or not. कुछ क्या यही डर है क्या? मैं राजन जी से समझ रहा। राजन जी, क्या यही एक डर है कि ये जो टेक्नोलॉजी बन गई है ये भस्मासुर टाइप की है, कि ये खुद को ही खत्म करने की ताकत रखती है क्योंकि हमने उसको उस लेवल पे बना दिया, यानी बनाने के बाद वैज्ञानिक लोग खुद करें ये मुझसे क्या बन गया? क्या ये डर इसलिए क्योंकि इसको रेगुलेट करना चाहिए? सारी गवर्नमेंट्स कह रही हैं, मेरे ख्याल में शायद इटली ने कुछ डेटा प्रोटेक्शन लगा भी दिया है इसको एआई को लेकर के, तो लोग खुद डर रहे हैं कि यार ये करना नहीं चाहिए, ये एक ऐसी चीज़ बन रही है जिससे पूरे ह्यूमन रेस को प्रॉब्लम हो सकती है। राजन सर। जी राज सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, नहीं आप जो बोल रहे वो करेक्ट डबल एज स्वॉर्ड होती है, एआई। आप सही बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमने काफी समय से देखे, जो ट्रांजिशन होती जाती है, ऑल ऑफ देयर यूजेस एज वाज मेंशन्ड कैन हैपन फॉर द बेटर और द वर्स्ट। पर हम अगर देखें कि इसके अराउंड अगर हमारी जो ग्लोबल जो अग्रीमेंट होती है पॉलिसी साइड पे, and India is now leading this discussion at a global level where policy makers around the world को ये समझना है कि जो AI का जो बेनिफिट है उसको आगे लेके बढ़ाते जाएं, और जो नेगेटिव्स हैं उनको कैसे हम फ्रेमवर्क में प्रिवेंट करें कि जो प्रोग्रेशन जो होगी वो एक ही तरह से हो सकती है। अभी आप देखिएगा अगर मशीन बिकम स्मार्टर देन मैन, जो आप बोल रहे थे, और कल मशीन अगर बॉस हो जाती है ह्यूमन की, और जो मशीन है वो कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी देती है जो विच इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन, हाउ डू वी रियली डील विद द सिचुएशन लाइक दैट? अभी ऐसी चीजों के लिए जो फ्रेमवर्क्स जो होंगी, जो पॉलिसीज जो होंगी, द एबिलिटी फॉर सोसाइटी टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ लार्जर गुड, ये सारी चीजों पे हमको फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि एआई और डेटा क्रॉसेस अक्रॉस जियोग्राफिक बॉर्डर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दुनिया के अलग अलग पॉलिसी मेकर्स भी सब साथ में बैठ के इसको एक तरह से इवैल्यूएट करें, और आई थिंक वो प्रोसेस अब शुरू हो गई है। तो मुझे वो एक कंफर्ट है कि जो एडवांटेजेस ऑफ जो एआई की जो अभी आएंगी आगे जाके, और एंटरप्राइजेस भी अभी कंपनीज उसको ज्यादा यूज करेंगी, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको ज्यादा बढ़ोतरी देते हुए बाकी जो चीजों को एलिमिनेट करके हम प्रोग्रेशन काफी कर सकते हैं। और एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी एआई के बाद जो अभी काफी उम्मीद दिखा रही है, इस क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ये जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है विल बिकम बिलियन टाइम्स फास्टर, एंड विद दैट आई थिंक एआई का पावर और भी बढ़ेगा। तो हमको ये पूरी चेन अगले 5-10 सालों को देखते हुए ये जो फ्रेमवर्क्स हैं हमको बनानी पड़ेंगी, और टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी। इट इज हाउ वी अडैप्ट एंड अडॉप्ट टू इट व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट। मनीष जी, डरावनी है ये एआई टेक्नोलॉजी, या इससे बहुत बड़े डिसेप्शन का खतरा है, आपको लगता है? नहीं, तो इसके जो यूज़ केसेस हैं नीरज, जो मीनिंग 100 में से 99 अच्छे यूज़ केसेस हैं और 1 या 2 खराब हैं,
मतलब 1-2%, 5% आप जो मान सकते हैं, तो वो तो कोई भी आर्म्स हो, एम्यूनिशन हो या एआई हो, कंप्यूटर्स हो, उसका सबका यूज़ केस ख़राब हो ही सकता है। तो वो तो रेगुलेटर और पॉलिसी मेकर का काम है कि किस तरह से बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स बिल्ड करें। बट इसको कैसे रेगुलेट करेंगे आप? मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो मेरी तरह सोच सकता है, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे करेगी? पहली बात तो ये कि अभी हम वो दिल्ली दूर है, जो एजीआई जिसकी बात कर रहे हैं, जो बेसिकली एक जनरल इंटेलिजेंस, जो एक छोटा सा बच्चा जो होता है, 6 साल का बच्चा भी जनरली इंटेलिजेंट होता है, वहाँ तक पहुँचने में शायद जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो शायद 25 साल लगेंगे, और जो पेसिमिस्टिक है यहाँ 75 साल लगेंगे। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर ये कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दे ह्यूमन सोसाइटी को, किल स्विच दबा दे, हमको डोमिनेट करे, हमको एनस्लेव कर दे, वो तो बहुत दूर है दिल्ली फिलहाल। लेकिन आज जो 2,500 लोगों ने, इंक्लूडिंग इलन मस्क जिसके बारे में आपने बात करी, उन्होंने लिखा वो इसके लिए है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव, इलन मस्क मार्स में जाने का प्लान कर रहे हैं। वो हो सकता है मार्स को कॉलोनाइज का जो प्लान है वो 100 से 200 साल बाद होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन अभी हो रही है। सिमिलरली एआई जिस फॉर्म में डेवलप हो रही है, इनफ कंप्यूटेशन और जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को अगर इम्प्रूव करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो शायद जनरली इंटेलिजेंट हो जाए, और फिर जनरली उसके कुछ अंडरलाइन मोटिव हो जो हमसे अलाइन नहीं हो, ह्यूमन रेस से अलाइन नहीं हो, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को दिल्ली, वाशिंगटन, बर्लिन, सबको इकट्ठा होकर के देखना पड़ेगा। लेकिन इसको रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, एज ए कंज्यूमर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो मैं कर पा रहा हूँ अभी एज ऑफ राइट नाउ, वो उसकी वजह से आई विल फील कि बस इट्स सो बैड कि आप इसको बंद कर दें। 1966 में एआई का पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है, एआई बहुत अलग अलग फॉर्म में बहुत तरह, अभी इसको नाम एआई दे दिया गया तो हम लोग अब एआई कर रहे हैं। दरअसल 1966 में ऐसे डेटा कोलिजन को यूज किए गए थे और साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद से लगातार बहुत सारी चीजें बढ़ी। अब इसको थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपकी खासतौर पर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ लेके आएगा, क्योंकि आप लोग डेटा सही प्ले करते हैं, हम सारे लोग, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी। मुझे तो अपनी नौकरी में लगता है कि मैं ऐसा कौन सा अनोखा काम करता हूँ जो कोई और जनरेटेड चीज़ नहीं कर सकती। सिंपल, बहुत ही मतलब प्लेन लैंग्वेज में कह रहा हूँ मैं। होता यह है कि जब आप बिग पिक्चर देखिए, पूरे 200 साल की हिस्ट्री देखिए, तो आपको कितने उसमें यूनिक आइडियाज़ दिखे हैं। जनरल कॉमनर थिंकिंग है, उसी कॉमन थिंकिंग को तो हमने कोलेट कर दिया सर, और हमने एक ऐसी चीज बना दी जहां पे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग प्रोसेस को डिजिटाइज किया मैंने, और अब वो कन्वर्ट हो रही है वर्क के रूप में। तो इससे जो शायद ये लोग डर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो काम करें, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है कि नौकरी क्या करेंगे, जाएगी नहीं जाएगी, हम आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि मनीष जी कल क्या सोचने वाले हैं, और मनीष जी क्या सोचने वाले हैं ये अपने बैकग्राउंड नॉलेज पे सोचेंगे। वो अगर किसी बच्चे का एनालिसिस करिए, 15 साल का बच्चा, उसके 10 साल की हिस्ट्री को आप एनालाइज कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे सोचता है ना। अपब्रिंगिंग से आप समझ जाता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो ये जब अगर आप करेंगे तो इसलिए तो शायद ये खतरा बन रहा है, फाइनेंस वर्ल्ड में खतरा बन रहा है, एडटेक में खतरा बन रहा है, ये बहुत सारे ऐसे काम में खतरा बनेगा जो शायद हमें रिडेंडेंट करेगा। ये खतरा लगता है आपको कि नहीं लगता? इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। कि कंप्यूटर को रेगुलेट करना, एटम बम को रेगुलेट करना एक अलग चीज है, लेकिन डेटा को रेगुलेट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। नहीं, तो ये डेटा जो इतना अबंडेंट डेटा है एज ऑफ राइट नाउ, मैं आपको बताऊं एज ए एनालिस्ट और फंड मैनेजर, कि डेटा ज़्यादा है, मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी रिलेटिवली कम है। तो मैं हमेशा लैक ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी, यानी कि ऐसा लगता है कि रात हो जाती है कि अब पूरा एसेस ही नहीं कर पाया। सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इतने मार्केट्स को आपको ट्रैक करना है, 50 तरह के रोज नए चार्ट आ रहे हैं, उसको कल जो देखा था उससे रिलेट करना है, कितना एक्सेल शीट में कितना डेटा किस फॉर्म में आप करोगे, तो बड़ा थकान हो जाती है। देखिए, एक आम आदमी के पास में कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रेंट होता है, एक समझ की शक्ति, समय का कंस्ट्रेंट होता है कि रात को सोना है। करेक्ट। एआई के पास दोनों नहीं है। तो उसकी वजह से मैं आज एज ऑफ राइट नाउ चैट जीपीटी को, बार्ड को, खास करके चैट जीपीटी 4 को अपने इंटर्न की तरह से यूज़ कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि वो बहुत एक अच्छा, लॉयल और बड़ा डिसिप्लिन इंटर्न, जो कई बार गलतियां करता है छोटी मोटी, जिसको लगता है कि मारपीट की जाए उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे काम में जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुई है।
जिसको मैं आज के 100 साल पहले अगर मनीष डांगी को सोचता था कि वो चलो कहीं जापान में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा एक ही था कि भाई पहले किसी जापानी को मिलो, उसके बाद में उससे पूछो, फिर उसको वहाँ की लाइब्रेरी को एक्सेस करो, वहाँ के डेटा को एक्सेस करो, वो सब अवेलेबल हो गया इंटरनेट में। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट इंटरनेट को स्क्रैब करना, सोचना वो मुश्किल था। अब चैट जीपीटी से मैं डायरेक्टली जापान से रिलेटेड कुछ भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मैं पूछ सकता हूँ उससे, और वो मुझे जवाब दे देता है। तो वो 10 लोगों का काम उसने ईजी कर दिया ना। 10 नहीं, अब देखिए, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, तो अब मैं परसों अपने डॉक्टर के पास गया अपनी रिपोर्ट्स लेकर के, उसके पास में 7 मिनट भी नहीं है मेरे को देखने के लिए, जबकि मेरे पास में 15 साल की रिकॉर्ड है कि मेरा लिवर फंक्शन कैसे मूव हुआ है, किडनी फंक्शन कैसे मूव हुआ है। तो भाई आप उसको देखो आराम से, डॉक्टर के पास समय नहीं है। अगेन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है या नहीं पता नहीं उस डॉक्टर के पास, लेकिन समय की सीमा है। यही डेटा को मैंने अगर चैट जीपीटी में डाल दिया, डॉक्टर गुप्ता जीपीटी में, तो वो उसको प्रोसेस करके कम से कम बता पा रहा है कि हुआ क्या है। एग्जैक्टली, मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ लोगों ने क्या बोला। देखिए डॉक्टर गुप्ता जीपीटी जो है ना, वही थ्रेड बन रहे हैं अभी। देखिए बहुत सारे लोगों ने, अब ग्राफिक में देखिए, अब मैं इसको मैं एक्सट्रापोलेट करता हूँ आपके फाइनेंस वर्ल्ड में, और अनुराग जी आपके पास आता हूँ मैं। लोगों ने क्या क्या बोला है कि इसके जरिए क्या हो सकता है। अब ये अरविंद कृष्णा जी हैं, इनकी हमने बात बताई, ये कह रहे हैं कि IBM हायरिंग बंद करेगा और तकरीबन अपनी 20-25% लोगों की कमी करेगा, क्योंकि अब वो AI के जरिए काम कर सकते हैं। उनको नहीं चाहिए 7800 लोगों को वो निकाल देंगे या उनकी भर्तियां कम करेंगे, ये IBM का बयान है। दूसरा दिखाइए इसके बाद, जिन्होंने, मतलब ये वैनगार्ड फंड है जो बहुत ही बड़ा एक फंड है, उन्होंने जो डेटा दिया है ना, वो सुन के तो सचमुच में डर लगता है। वो दूसरा वाला दिखाइए। टिम बैकले कहते हैं कि AI इंडस्ट्री में क्रांति लेके आएगा, खासतौर पे जनरेटिव AI, और जैसे ही उसमें LLM का डेटा यूज करेंगे जो अबेंडेंस में है, तो उससे क्या होगा कि ये इन्होंने अपने एग्जाम्पल से बताया कि इनका जो इस समय मार्केट अंडर एसेट मैनेजमेंट है वो $7.2 ट्रिलियन का है, और 2000 से लेकर के ये 14 गुना हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉय सिर्फ 2 गुने से कम हुए हैं। अब आप सोचिए कि आपका बैलेंस शीट 14 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं बढ़े आपके। यही तो मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो हमको ये लग रहा है कि वो कम लोगों को इस्तेमाल, मैं इसको फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूं लोगों के लिए। सिर्फ नौकरी का इशू नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने कम भर्ती के इसलिए हमको डरना चाहिए। वो रूल कर रहा है, वो हमारे आपके जैसे सोचने की शक्ति रखता है। और भी लोगों के बयान लाइए जो डराने वाले हैं। ये जो गार्टनर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो एकदम ताज़ा रिपोर्ट, अभी आप जाके पढ़िए, जो कह रहे हैं जनरेटिव AI से ऑपरेटिंग मॉडल्स बदल जाएंगे। और उन्होंने सर्वे किया है दुनिया भर के CEOs के अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स में। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अनुराग जी आपके देश में सबसे ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, और ये 6-7 कंपनियां आपके यहाँ हैं जो वही सब लोग ये सब काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या ये एक ऐसी क्रांति आने वाली है, न सिर्फ इससे नौकरियां कम होंगी, रादर ये हमारी आपकी लाइफ को कंट्रोल भी करेगा, और फाइनेंस वर्ल्ड में तो बहुत ही भूचाल आएगा। सो नीरज जी, आपको सारे गेस्ट को नमस्कार और कॉम्प्लीमेंट स्पेशल, बिकॉज आपने ये सब्जेक्ट बड़ा डिफरेंट हटके चुना है। और आपने जब सब्जेक्ट बताया तो मैंने भी कुछ रिसर्च करने की कोशिश की और पॉइंट्स रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ बातों को हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन टाटा स्टील employed about 120,000 people just to generate 3 million tons of steel। ये 90s की बात है तकरीबन, डेटा कुछ इधर उधर हो सकता है, बट तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग उनको चाहिए थे 3 मिलियन टन स्टील के लिए। आज वो 20 मिलियन टन स्टील जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट उसके पास तकरीबन 80,000 का ही है। तो देखिए, कैपेसिटी 6 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन एम्प्लॉयज आधे हो गए और आज करीब 30-40% कम हो गए। इस रेवोल्यूशन को लोग मिस कर गए नीरज। वो इसलिए मिस कर गए क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब्स जब जाते हैं ना, तो उनकी आवाज नहीं आती, समवेयर उनको वो वॉइस मिलती नहीं है। यूएस में बहुत सारी ये जो एफिशिएंसी 60s 70s से आ रही है और 80s में जो आ रही है, इससे ब्लू कॉलर जॉब्स का बेतहाशा लॉस हुआ है, लेकिन उनकी आवाज लोगों को सुनाई नहीं दी ज्यादा। इसके ऊपर उन्होंने आउटसोर्सिंग के से भी जॉब्स लूज किए हैं टू अदर चीपर कंट्रीज, तो वो भी आवाज कम सुनाई दी, जो अब लोग उसको रेज कर रहे हैं। इससे थोड़ा पीछे जाइए नीरज, जॉब्स लॉसेस ऑटोमोबाइल्स आने के बाद में हॉर्सेस के भी हुए थे, बट घोड़ों की आवाज होती नहीं, तो वो हमें बिल्कुल ही सुनाई नहीं दी।
लोग कह रहे हैं कि एआई इज अ सिमिलर डिसरप्शन फॉर द व्हाइट कॉलर जॉब्स, और अब इसकी आवाज हमें बहुत पहले से सुनाई देनी शुरू होगी, बिकॉज द वॉइस ऑफ द व्हाइट कॉलर जॉब्स इज वेरी लाउड, और वो सब मीडिया में और तमाम जगह पे रहे हैं, और तभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं. बट मेरा जो जजमेंट है नीरज, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द सेम वे द व्हाइट कॉलर जॉब्स, जो ब्लू कॉलर जॉब्स को ऑटोमेशन ने डिसरप्ट किया. 2-3 एग्जांपल्स नीरज बात करता हूं. एक प्रोफेसर यहाँ पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे थे कि मेरे सवालों के आंसर एआई ने वो आंसर्स दिए जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स से मुझे नहीं मिलते हैं. दिस इज अ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, राइट? कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज की बात नहीं हो रही है. सो यू कैन इमेजिन कि किस किस्म का वैल्यू एड वो कर पा रहा है. आपने बात की इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज की. आई वुड जस्ट एड वन मोर थिंग. मोस्ट व्हाइट कॉलर जॉब्स टुडे नीरज आर, देखिए, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रप्शन गूगल ने कर दिया था. सो इंफॉर्मेशन इज देयर. Humans organize this information and structure it and then produce a first level outcome. वो humans की वैल्यू थी. AI उस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है. तो अल्टीमेटली wherever आपको इंफॉर्मेशन गूगल में थी, आपको ऑर्गेनाइज करके काम की इंफॉर्मेशन निकाल के और एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देना है. दैट इज व्हाट AI विल डू. तो वहां पे आई वुड से नीरज अबाउट 70 to 80% जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स, आर एक्चुअली लार्जली डूइंग दिस. मनीष जी ने बात की वो रिपोर्ट्स की. देखिए, 15 साल की रिपोर्ट्स को खंगाल के एक एनालिसिस देना, ये ह्यूमंस भी एक्यूरेटली नहीं दे पाएंगे, एंड एआई कैन डू इट वेरी परफेक्टली. उसके बाद उसको एक डॉक्टर एनालाइज कर सकता है एंड रूल आउट के ठीक है ये शायद गलत आउटपुट आ गया, एंड देन एआई कैन लर्न फ्रॉम देयर, राइट? ऐसे ही लीगल ड्राफ्ट्स में आप जाइए, बहुत सारे लीगल ड्राफ्ट्स जो बन रहे हैं, तकरीबन दिस इज ऑल जस्ट वेरी बेसिक क्लरिकल वर्क which can all be disrupted by AI. Financial world में देख लीजिए, anywhere where people are collecting information and then organizing it and then doing very high level first cut analysis, they are all getting disrupted. Price Waterhouse Coopers कह रहा है, तकरीबन Goldman Sachs ने भी कहा कि करीब 18% जॉब्स वर्ल्ड के अगले 10 साल में एलिमिनेट हो जाएंगे. ये बातें नीरज हो रही है व्हाइट कॉलर जॉब्स में मोस्टली. हाँ, इस बार खतरा किसको नहीं है? ब्लू कॉलर जॉब्स को खतरा इस बार नहीं है. They will not be disrupted, right? And that's why, और थोड़ा रिपोर्ट्स को थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना चाहिए नीरज. कई बार जैसे प्राइस वाटरहाउस कूपर कहता है कि, या आई थिंक गोल्डमैन ने कहा है कि ये इंडिया वगैरह को ज्यादा डेंजर नहीं है क्योंकि इंडिया में वो डिस्ट्रप्शन नहीं होगा. बट व्हेन दे आर सेइंग इंडिया, अंडरस्टैंड कि वो देख रहे हैं कि 50% जॉब्स तो एग्रीकल्चर वाले हैं, वो एआई क्या डिस्टर्ब करेगा, राइट? फाइनली नीरज, आई थिंक एक छोटा सा एनालिसिस कल फेडरल रिजर्व से आया, फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस, राइट? कल उनकी एक रिपोर्ट आई, मैं हैरान था देख के. दे हैव एनालाइज्ड के और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उन्होंने यूज किया ऑन ट्विटर डेटा एंड सम अदर सेकेंडरी डेटा, एंड उसको एनालाइज किया उन्होंने, एंड दे प्लॉटेड द कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड स्प्रेड्स, एंड दे आर सेइंग इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड. वो रिपोर्ट है, मैं वो रिपोर्ट को उसका पढ़ नहीं पाया. मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है. मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है. बेहतरीन नीरज. यस. अब आप मुझे बताइए कि कौन एनालिस्ट नीरज, मैं उस चार्ट्स को देख के हैरान हूं, एंड इट इज ट्रू, राइट? और वो और इवेंट से कंपेयर कर रहा है कि कब एसवीबी क्राइसिस आया, कब ऑयल प्राइसेस हुए, और कैसे यील्ड्स चेंज हुई. जी अनुराग, मैं यहाँ पे एक चीज जोड़, देखिए, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आवाज अड्डा शो करता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल शो भी करता हूँ, कभी ये वाले शो कर रहा हूँ, मैंने 20 चीजें याद रखी हैं. मेरी खूबी सिर्फ ये है कि मुझे बहुत सारी चीजें रेफरेंस में दिमाग में मेरे हैं और मैं फटाफट जवाब दे लेता हूँ या आपसे बहस कर लेता हूँ. लेकिन कोई मशीन मुझसे ज्यादा मेमोरी रख सकती है जो मुझसे अच्छे जवाब देगी, तो मेरी क्या यूटिलिटी रह गई? ये सबसे बड़ा चैलेंज है. आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बताइए. नहीं, सिर्फ ये है कि जो अनुराग बोल रहे थे सही है. एक ही बात की जो एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जनरल आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी गेन होगी, वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है मेरे ख्याल से. सभी लोग मोटा मोटी इस पर एग्री करते हैं. जो आर्ग्यूमेंट और जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि वो जो सारे गेन्स आएंगे, सारे फल किसको मिलेंगे? सिर्फ एक ओपन एआई को मिल जाएंगे या सबको मिलेंगे? तो वो पॉलिसी का प्रॉब्लम है, वो उसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं. इसको इससे कन्फ्लेट करना है कि नहीं एआई खराब है. हो सकता है कि नीरज क्योंकि सबसे अच्छा शो करते हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ नीरज ही रहें और उन्हीं से सब लोग बात करना चाहें. एआई की वजह से आपका क्लोन जो है वो हर आदमी के मोबाइल पे हो
और वो बात करे ये तो और डेंजर हो तो नहीं, तो वो अच्छा हो जाएगा नीरज के लिए। लेकिन उसके साथ साथ नीरज के जैसे 50 जो दूसरे लोग ऐसा शो कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ हो गई। लेकिन हर उस आदमी के लिए अगर नीरज एक कंसल्टेंट बन जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब नीरज की इनकम जो है वो अभी $1 मिलियन है, वो 100 मिलियन हो गई। तो अब पॉलिसी का प्रॉब्लम है कि उस 100 को 25% पे टैक्स ना करें, 70% पे टैक्स करें। वो मतलब वो बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं के शेप वाला फिर इशू खड़ा होगा। और इसको मैं कहूँगा कंसंट्रेशन है, डेटा सॉवरेंटी क्रिएट होगी। और डेटा सॉवरेंटी किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है ना। वो अभी मैं इसको अब एक छोटा सा ब्रेक करने में प्रोड्यूसर साहब लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जाते थे एक चीज़ बोलता हूँ जिसको जो प्रीमाइस सेट करेगी नेक्स्ट लेवल के डिबेट में। नेटफ्लिक्स कहता है कि स्लीप मेरा कंपटीशन है। आप जितना कम सोएंगे उतना ज़्यादा OTT सीरीज देखेंगे, और जितना ज़्यादा सोएंगे नेटफ्लिक्स के लिए आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जितना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा PMS और फंड मैनेजर चलाने वालों के लिए कंपटीशन क्रिएट होगा, चैलेंज होगा। मेरे को मालूम हो जाएगा ना, तो फिर मैं PMS या फंड की सर्विसेज क्यों लूँगा। अब मेरी मदद के लिए AI आ रहा है, मैं इसी बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ।